हेलो एंड वेलकम। आपका दोबारा स्वागत है हमारे यूपीएससी प्रेप एंड मोटिवेशन सेंटर में, जो कि ये पार्ट 2 है। तो हम पहले भी हम कुछ सिलसिले में बात कर चुके थे, जिससे स्टूडेंट्स वगैरह को बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे और इसमें भी उन्हें बहुत सारी मदद मिलेंगी, गार्जियन को, स्टूडेंट्स को, बहुत सारों को। तो हम आपकी मुलाकात फिर से अल्तमश गाज़ी साहब से कराने जा रहे हैं। जी, आपका दोबारा शुक्रिया आने के लिए हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो हम चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल ये है कि बहुत सारे लोग सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, लेकिन वो जा नहीं पाते हैं। या तो उनकी हिम्मत टूट जाती है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें भी नहीं पता। हम जानना चाहेंगे कि वो आखिर बातें क्या होती हैं। सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है वो टफ़ माना जाता है, जी। लेकिन वो इतना भी टफ़ नहीं है कि आपको पहले ही से उससे दूर भागना है। ज़्यादातर यूथ जो कि बिहार, यूपी में या फिर जिनके पास रिसोर्सेज़ नहीं हैं, जो गरीबी में मुब्तला हैं, उनके पास एक एहसास कमतरी है कि हमसे नहीं हो पाएगा, या फिर हमारे पास इतना वक़्त नहीं है कि हम उसमें सर्व कर सकें। इस एहसास कमतरी से सबसे पहले बाहर निकलना होगा। बहुत लोग जॉब में रहकर भी सिविल सर्विस क्रैक करते हैं। तो जो हमारे नौजवानों में ये एक एहसास कमतरी है कि आपके पास वक़्त नहीं है, रिसोर्सेज़ नहीं है, उससे बाहर निकलना है। और दूसरी बात कि ये सोचना कि जो है ये किसी एलीट क्लास की चीज़ है, जो कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे बचपन से टॉपर रहे होंगे, उन्हीं से हो सकता है, इसको भी दिमाग से बाहर निकालना है। क्योंकि पिछले 10 सालों में आपने काफ़ी ऐसे टॉपर्स देखे होंगे जिनका 10th-12th में परसेंटेज 50-60 था, लेकिन वो आकर के इस एग्ज़ाम को क्रैक किया उन्होंने। तो ये एग्ज़ाम लेवलर है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी। तो आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, कहीं से भी आते हो, आपको रिसोर्सेस की कमी हो, आप पहले टॉपर नहीं रहे हों, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आएँ और जो है सिलेबस कंप्लीट करें और एग्ज़ाम में बैठें, कम्पीट करें, तब आपको ज़रूर से ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो अब अगर तलबा तैयार हो जाते हैं इस काम को करने के लिए, तो अब दूसरी बात ये होती है कि ज़िम्मेदारी लेना। तो उनके वालिदैन अगर ज़िम्मेदारी लेते हैं, तो उन्हें क्या-क्या करना चाहिए ताकि वो बच्चे अपने अपने राह से इधर बेराह रव ना हों? देखिए, जहाँ तक ज़िम्मेदारी का सवाल है, सबसे पहली ज़िम्मेदारी जो बच्चे की तालीम और तरबियत में होती है, वो माँ-बाप की है। शुरुआत जो है वो घर से होती है। मदर्स लैप इज़ द फर्स्ट टीचिंग पोजीशन। तो आप सबसे पहले जो पढ़ाई शुरू होती है, वो माँ की गोद से होती है। तो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, तो ज़्यादातर लोग अच्छे स्कूलों में भेजते हैं। जहाँ स्कूलों में कमी है, वहाँ जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं बिहार में, जो इलाके रूरल हैं, वहाँ पे ऐसा है। लेकिन अब धीरे-धीरे प्राइवेट स्कूल्स बढ़ रहे हैं और क्वालिटी बढ़ रही है। तो अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजने की जो तमन्ना है लोगों की, वो अब ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो होता क्या है कि लोग अब थोड़ा नैरो फोकस दे रहे हैं कि तालीम में जो है वो तरबियत को थोड़ा बैक फुट पर रख देते हैं और तालीम को आगे लाते हैं। मेरे ख़्याल से लॉन्ग टर्म में, ज़िंदगी में सिर्फ़ एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ज़िम्मेदारी जो है माँ-बाप की, वो ये भी है कि वो ऐसी तरबियत दें जिसमें बच्चा जो है सही-गलत का फ़र्क कर सके, और जब वो आगे लाइफ़ में निकले और जो उसको और ज़्यादा तालीम हासिल करे और ज़्यादा पढ़ाई करे, तो उस पढ़ाई का यूज़ कैसे करना है, वो उसको समझ में आता रहे। और तीसरी बात, जहाँ तक इकोनॉमिक स्टेटस का सवाल है, तो वालिदैन को ये ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। उनकी ज़िम्मेदारी है कि इकोनॉमिकली जितना हो सके बच्चों को सपोर्ट करें, ताकि वो अच्छे से अच्छा पोस्ट हासिल कर सकें। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट्स हैं, या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं, नौजवान हैं, जो कि थोड़ा अपने तरफ से कोताही दिखाते हैं और जो है वो एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं और उनके पास जॉब नहीं है और वो डिपेंडेंट रहते हैं। तो मेरे ख़्याल से थोड़ा अब डिपेंड करता है, केस बाय केस सबके लिए अलग होता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फैमिली में फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है, तो मेरे ख़्याल से आपको जॉब करते हुए, अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए तैयारी करनी चाहिए। इसको असल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कहते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में तफ़सील से बताने के लिए। तो अब ये सवाल करते हैं कि अगर बच्चे तैयार हो जाएँ इन चीज़ों के लिए, तो क्या उन्हें स्कूल से ही ऐसी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए कि उन्हें बड़े होकर यूपीएससी क्रैक करना है?
देखिए कुछ लोगों का ख्वाब होता है, पैशन होता है कि उनको कलेक्टर बनना है। तो हाँ, पैशन अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए किसी को फ़ोर्स करना कि तुमको इस तरीके से पढ़ो तो वहाँ जाना है, ये नैरो जो तरीका है चीज़ों को अचीव करने का, वो मेरे ख़्याल से नहीं होना चाहिए। बच्चे का दिमाग बहुत क्यूरियस होता है, उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वाइड कैनवस होता है पढ़ने के लिए, तो उसको नैरो डाउन करना अच्छी बात नहीं होगी। बच्चों को शुरू से उनके अपने तरीके पे छोड़ना चाहिए। आप बस गाइड करें, बच्चे को पेरेंट्स गाइड करें, टीचर्स गाइड करें, बच्चा अपना रास्ता खुद ढूँढ लेता है। तो आप गाइड करें, आप उसको बताएँ कि देखो ऐसे-ऐसे तरीके भी होते हैं। वो उसमें देखेगा, जहाँ उसको इंटरेस्ट आएगा, पैशन आएगा, वो वहाँ चीज़ें करेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को यूपीएससी अच्छा लगे, उनको इंटरेस्ट हो इसमें, बहुत लोगों को नहीं होगा। तो जो आपको जहाँ इंटरेस्ट है, आप जिस तरीके से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट वापस कर सकते हैं, उस चीज़ में आप आगे बढ़ें, यही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। और आजकल बहुत सारे बच्चों का रुझान आईआईटी और मेडिकल्स की तरफ है, तो आपको क्या लगता है कि उनका रुझान ह्यूमैनिटीज़ की तरफ से हट रहा है और कम होता जा रहा है? क्या उनका ये रवैया, मतलब उन लोगों का वो रुझान होना सही है? देखिए इसमें सही गलत का स्टेटमेंट देना थोड़ा जनरलाइजेशन होगा, लेकिन ऐसा देखने को ज़रूर मिला है कि जो फाइनेंशियली प्रॉब्लमैटिक स्टेट्स में जो बच्चे होते हैं, जिनके पास फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, यानी कि उनके पास पैसे की कमी होती है, वो लोग ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना चाहते हैं जहाँ पे कम से कम फाइनेंशियल डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए। तो उनकी मजबूरी होती है, बहुत लोगों की मजबूरी होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों को फोर्स ही किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से, अब चूँकि मैं सबके बारे में एग्जैक्टली जानता नहीं, तो जिन लोगों में ये चॉइस, ये डिसीज़न खुद से सोच के लिया है और उसके पीछे रैशनैलिटी इन्वॉल्व्ड है, तो बहुत अच्छा डिसीज़न है। लेकिन अगर आप जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ भेड़ चाल, कि अगर आप सब लोग कर रहे थे तो हमने भी कर लिया, ये जो तरीका है मेरे ख्याल से वो इन्फॉर्म्ड डिसीज़न नहीं होता है। तो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीज़न लेना चाहिए, आपको जो है चीज़ों को देख करके, परख करके आपके लिए क्या सही है वो लेना चाहिए। जहाँ तक ह्यूमैनिटीज़ का सवाल है, अनफॉर्चुनेटली आपने सही कहा, ये देखने को मिला है कि जो है बच्चे अब ह्यूमैनिटीज़ की तरफ कम जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उससे पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मोरालिटी के सवाल है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ करना है, आपके अंदर एथिक्स है कि नहीं है, ये सब में ह्यूमैनिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि साइंस आपको टेक्नोलॉजी दे सकता है, लेकिन साइंस एमोरल है। आपको वो रास्ता नहीं दिखा सकता कि उस टेक्नोलॉजी का यूज़ सही गलत किस तरफ करें। तो मेरे ख्याल से ह्यूमैनिटीज़ का जो ब्लेंडेड लर्निंग है 10th तक तो है ही, उसके बाद भी हाई इंस्टीट्यूशंस में जैसे आईआईटीज़, आईआईएम्स या मेडिकल में भी एक कोर्स होना चाहिए एथिक्स और ह्यूमैनिटीज़ का, ताकि बच्चों को, जो वहाँ लोग जा रहे हैं, उनको डायरेक्शन मिले कि वो अपने स्किल्स का और जो उनके पास काबिलियत है उसका इस्तेमाल कैसे करें। आपका शुक्रिया इन चीज़ों को तफ़सील से बताने के लिए। तो हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला सवाल ये है कि जो यूथ अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप उनके बारे में तफ़सील से बताएँ कि आप क्या ये राय रखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? तो जैसे कि अभी हमने इससे पहले भी बात की है, अगर आपको सोसाइटी में दोबारा कंट्रीब्यूट करना है, जो भी आपको सोसाइटी ने दिया है, सोसाइटी आपको बिल्ड करती है, वो दोबारा आप वापस करना चाहते हैं, वो कर्ज़ चुकाना चाहते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत अलग-अलग मौक़े हैं। आप किसी भी साइड जा सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे नए आइडियाज़ हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। आप नई कंपनी शुरू करें। अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, अगर आपको साइंस की तरफ रुझान है, तो आप अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अच्छा मैनेजमेंट करते हैं और जो है ह्यूमन रिसोर्सेज़ को मैनेजमेंट अच्छे से कर सकते हैं, आप एफिशिएंट सिस्टम मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो आपको, और आपके अंदर ज़ील है सिस्टम में जाने का, गवर्नेंस सुधारने का, तो आप गवर्नेंस में आइए। तो मेरे ख्याल से कोई एक तरीका नहीं है, आप स्कॉलर, पीएचडी भी बन सकते हैं, आप प्रोफेशनल कोर्सेज़ में जा सकते हैं, आप गवर्नेंस में भी आ सकते हैं, आप टीचर बन सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जिसमें आपका रुझान हो और जिसमें सबसे ज़्यादा आप वक्त सर्व कर सकें और आपको बोरियत ना हो, ऐसा प्रोफेशन जहाँ पे आपको मज़ा आए और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकें दोबारा सोसाइटी की तरफ, उसकी तरफ आपको बढ़ना चाहिए। मेरे ख्याल से नौजवानों के लिए सबसे सही तरीका यही रहेगा। शुक्रिया इन सवालों के जवाब को भी बेहतर तरीके से देने के लिए। और हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं और वो ये है कि अक़लियत, मतलब माइनॉरिटी सोचती है कि
वो आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि उनके पास बहुत सारे मौक़े नहीं हैं। तो क्या उनका ये सोचना सही है या फिर वो उतना पढ़ नहीं पाए जिससे वो मौक़े ढूँढ सकें? इसके बारे में बताइए। देखिए फ़ॉर्च्यूनेटली हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं। इंडिया इज़ अ सेकुलर डेमोक्रेसी। तो और इस डेमोक्रेसी में हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है, आईन है, जो हमें बहुत सारे हुकूक देता है। उसमें से सबसे बड़ा हुकूक जो है वो आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। तो कुछ माइनॉरिटीज़ को कोई कुछ रोका नहीं जा रहा। उनको उनके पास हुकूक हैं कि वो अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए और जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स हैं लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की, उसको अचीव करें और उस पे चलें। और जो है जितने अपॉर्चुनिटीज़ उनको इस इंडिया में मिले हुए हैं, कंट्री में मिले हुए हैं, देश में हैं या फिर दुनिया में मिले हुए हैं, वो उसको अचीव करें, उसकी तरफ बढ़ें। तो ये जो सोच है ज़्यादातर देखने को मिलता है। जैसे कि मेरी भी दाढ़ी थी, इंटरव्यू में जाना था, तो बहुत लोगों ने कहा कि हो सकता है कि कुछ बायस हो वगैरह-वगैरह, बहुत सारी बातें हुई। लेकिन मेरा मानना था कि यूपीएससी जो है एक इंस्टीट्यूशन, वो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वहाँ इतने बड़े लोग बैठे हैं कि शायद उनको इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि और ऊपर से ये हमारा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है कि आप ऐसा आपको जैसा करना है वैसा करके जाएँ। आप मेरिटोरियस हैं कि नहीं ये देखा जाएगा। और ये मैंने बिल्कुल महसूस किया, बायस नहीं था, बिल्कुल बहुत कोई सवाल नहीं हुआ, बहुत अच्छे से बहुत कॉर्डियल बोर्ड था इंटरव्यू में। तो जो बात कहना चाह रहा हूँ मैं वो ये है कि अक़लियती जो लोग हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो है उनको पीछे किया जा रहा है या फिर उनके खिलाफ़ चीज़ें हो रही हैं। आप आगे आ नहीं रहे हैं, आप अपनी ज़िम्मेदारी निभा नहीं रहे हैं। जी। आप आइन को पढ़ें, आइन को समझें और जो लोग समझ रहे हैं वो बाकी लोगों को समझाएँ कि उनके हुकूक क्या हैं। और उसको समझ करके जब आप अपने हुकूक को लेंगे और आप जो है मैदान में उतरेंगे, आप गवर्नेंस में आएँगे, तो आपको ज़रूर से ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और वो जो अक़लियती जो थिंकिंग है, जो है कॉन्शियसनेस है, वो धीरे-धीरे आपके अंदर से निकलेगा और आप अच्छे से अच्छे तरीके से देश को बनाने में, कंट्री बिल्डिंग में, नेशन बिल्डिंग में आप अपना योगदान दे पाएँगे। तो हम अक़लियतों से ये ख़िताब करना चाहेंगे कि जैसा कि अल्तमश गाज़ी ने कहा कि आपको अपने हुकूक मालूम करने के लिए आपको पढ़ना चाहिए। आप पढ़ें और जानें और वहाँ तक पहुँचें। मतलब आप कभी भी हार ना मानें और आप बेहतर बनें। और फिर से आपका शुक्रिया कि आपने हमारे वीडियो को देखा। और इस चैनल को और आपको सब लोगों को बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे आकर के बोलने की और अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने की। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तब तक के लिए अलविदा।